Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने बेसिकली आईईडी का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 काफी हद तक ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सर एग्रीकल्चर को लेकर ऑलरेडी पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर जस्ट एक छोटा सा पार्ट आप लोगों का पेंडिंग है, जो आज की क्लास में कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आगे आपका इंडस्ट्री वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग एक बार ओवरऑल डिस्कशन कर लेती है। बेसिकली सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 3 रीड आउट कर रहे हैं, ये 1950 से लेके 1990 तक का 40 इयर्स का आप लोगों का जो चेंज है, जो रेवोल्यूशन है, उसके रिगार्डिंग तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि सर आपने 1947 में तो कहा ही था कि आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड है, बट मैंने सर वो सारे सेक्टर्स के रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ 3 वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री जो आज स्टार्ट करेंगे, एंड नंबर 3 फॉरेन ट्रेड को लेकर यहाँ पे हमने क्या करनी है, डिस्कशंस। मेरे लिए सर चैप्टर 3 अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें काफी सारा कंटेंट आप लोगों का ऐसा है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 आप लोगों ने जो रीड आउट किया कि सर एग्रीकल्चर को स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड ना कहलाने के लिए आपने 2 मेजर रिफॉर्म्स करे। 1 इज लैंड रिफॉर्म्स एंड नंबर 2 इज टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म तो लास्ट लेक्चर में आपने रीड आउट करा, बहुत ही सिंपल था अपने आप में, क्योंकि उसमें मेन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1965 के बाद मिड 60s एंड 80s में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था फेस वाइज। आपने इसके सर लास्ट लेक्चर के अंदर 2 फेजेस भी क्या करे थे, यहाँ पे हमने डिस्कस करे। फिर 1 बाय 1 हमारे पॉइंट्स आए। एक्चुअली सर ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ नहीं, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। एंड ग्रीन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्रॉप बेस्ड था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉइंट अच्छे भी थे, बुरे भी थे, दोनों डिस्कस कर रहा हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स, एडवांटेजेस जो भी आपने रीड आउट करे, फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसका कारण थे ये 4 वर्ड्स। नंबर 1 सर HYV सीड्स का यूज करना, जिसको आपने नाम क्या दिया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। नंबर 2 साइड्स इंसेक्टिसाइड यूज होने लग गए एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आप लोगों ने क्या करी, डे बाय डे इंप्रूव करी, जिसके कारण डे बाय डे आपको रिजल्ट मिलना ही था। बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये जो रिफॉर्म्स, ये जो चेंजेस लाए गए, ये क्यों लाए गए, क्योंकि सर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा आपने एग्रीकल्चर के हालात हमें बताए थे, अगर इसको ना सुधारा जाता तो अल्टीमेट सर एग्रीकल्चर आज की डेट में कोई एक ऑक्यूपेशन होता ही ना। जो आज की डेट में हम लोग एग्रीकल्चर को एज एन ऑक्यूपेशन बोलते हैं, एज एन सोर्स ऑफ लिवलीहुड बोलते हैं, सर ये शायद वर्ड सुनने को तक ना मिलता अगर ये रिफॉर्म्स ना लाए जाए। लैंड रिफॉर्म्स आपने लाए, जिसके अंदर आपने मेजर लैंड को लेकर क्या करी, चेंजेस करी, वो जमींदारी सिस्टम खत्म करा, रेंट रेगुलेशन करी। क्लियर? कोऑपरेटिव फार्मिंग को सपोर्ट करा, जो लैंड सीलिंग्स आप लोगों ने लगाई कि मैक्सिमम एक फार्मर, एक पर्सन कितनी जमीन होल्ड कर पाएगा, इन बातों के ऊपर आपने बहुत सारा वर्क करा। मेन सबसे अच्छा काम जो आपने करा, इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर, कि इंटरमीडियरीज की चेन ही हमने क्या कर दी, बिल्कुल से खत्म कर दी। अब डायरेक्टली टिलर ऑफ द सॉइल ही ऑनर ऑफ द सॉइल बन सकता था। क्लियर? हाँ ठीक है, सरकार आपसे टैक्स लेती थी, बट सर थोड़ा बहुत टैक्स वो तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज जो तुम लोगों की मेन प्रॉब्लम थी एट दैट टाइम, कि जी हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, जितने पैसे हम कमाते हैं उसमें से मेजर हिस्सा तो किसको चला जाता है, सरकार को चला जाता है। तो जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो हम इन्वेस्ट कहां से करेंगे। तो एक प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दी, कहता पहले तो ये जमींदारी सिस्टम हटाओ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हटाओ। क्लियर? ये इंटरमीडिएट्स का कोई रोल प्ले नहीं होता, और वैसे भी मिलजुल कर काम करो, सपोर्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलजुल कर काम करोगे, कॉस्ट कटिंग अपने आप होगी, सेविंग ज्यादा होंगी। और रही बात वो तुम्हारी जगह जगह जो बिखरी हुई लैंड थी, हमने उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पे लैंड दे दी।
हम तो तेरी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर को सपोर्ट मिले। एक रिफॉर्म्स तो ये हुए। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1947 पहले चैप्टर में तुमने क्या कहा था, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी क्या है, डाउन, कि सर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती। उसका कारण था क्या, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, ना तो तेरे पास इरिगेशन फैसिलिटी, ना तेरे पास कोई बढ़िया क्वालिटी के सीड्स, और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर लेने के लिए पैसे। तो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या थी, पैसा ही थी। हमने पहले लैंड रिफॉर्म्स करके आपका पैसा आप तक होल्ड करना रखवाया कि आप लोग अपनी अच्छी अर्निंग कमाएं और नेक्स्ट ऑन पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें। किसमें सर, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स लगाओ। ये जो तुम्हारा फसल को बीमारी लगने का कारण है, इंसेक्टिसाइड्स, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किया करो और इनको अपनी फसल को बचाओ। बढ़िया से बढ़िया केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। एंड रही बात इरिगेशन फैसिलिटी का, मेन जुगाड़ किस बात के लिए, क्योंकि पहले तुम्हें रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था कि अगर सर बढ़िया यहाँ पे बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, अगर मान लो इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल का नुकसान होगा। कहते तुम ऐसे काम पे डिपेंड होते ही क्यों, इरिगेशन फैसिलिटीज अपनी लगा लो, अपने वहां पे जो मोटर्स हैं, वाटर मोटर हैं, अपनी खुद की लगा लो। कहते सर कहां से लगा लें, पैसे तो है ही नहीं। अब तो है, अब तो है तुम्हारे पास पैसा, अब तो लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, टेक्निकल रिफॉर्म्स कर दिए, सरकार तुम्हारी मदद कर रही है, तो अब भी क्या कमी है, अब भी क्या कमी है। तभी तो सर ग्रीन रेवोल्यूशन आपका क्या निकला, सक्सेसफुल निकला। हाँ बट सर वो भी अपना कुछ फेजेस में रहा, 2 फेजेस में चला। स्टार्टिंग फेज आपका था मिड 60 से लेके मिड 70, जिसमें लिमिटेड क्रॉप्स, व्हीट राइस, लिमिटेड एरियाज जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिर्फ यहां पे अप्लाई किया गया। एंड सर स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन का हर कोई पर्सन बेनिफिट नहीं ले पाया, हर फार्मर बेनिफिट नहीं ले पाया, क्योंकि महंगा था। अब देखो जी, HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर है, इरिगेशन फैसिलिटी है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं, फ्री में थोड़ी बट रहे हैं, फ्री में थोड़ी बट रहे हैं। अब जो एक नॉर्मल लैंडलेस लेबर है, स्मॉल जमींदार है, मार्जिनल लैंड होल्डर है, उसके पास कितने के पैसे होंगे सर, कितने के वो रिसोर्सेज ले पाएगा सर, इतने तो फिर भी नहीं कर पाएगा। हाँ जो तो जमींदार बंदे हैं, जो तो अच्छी खासी जमीन रखते हैं, उनके पास तो बढ़िया पैसे हैं, वो तो ये सब कुछ अफोर्ड कर पाएंगे, वो तो पैसा भी लगा पाएंगे जब चाहा। सर स्टार्टिंग में मिड 60-70s में ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना बेनिफिट आपको नहीं मिला। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट फेज, ये लाइन पढ़ क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर्स जिनके पास क्या थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे टू परचेज द इनपुट वर एबल टू रीप द बेनिफिट्स एंड देयर। सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे खासे फार्मर थे वो तो बेनिफिट ले पाए, बाकी सब के सब बेकार। फिर जाके दोबारा फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया मिड 70s एंड 80 में जाके। अब की बार कोशिश क्या की गई, पहली बात तो लिमिटेड क्रॉप्स थी ना, सभी क्रॉप्स को कवर करो। पहले लिमिटेड एरियाज थे, सारे एरियाज को कवर करो। मेन चीज जिन तक बेनिफिट पहुंचाना था छोटे छोटे फार्मर्स के ऊपर, उन फार्मर्स को क्या दिए गए, लोन्स प्रोवाइड किए गए सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। एंड केमिकल फर्टिलाइजर परचेज करने में या आप लोगों को ये जो आपके इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स हैं इनको परचेज करने के लिए क्या प्रोवाइड की गई, सब्सिडीज प्रोवाइड की, ताकि सिर्फ बड़े फार्मर्स नहीं, जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मिले, बेनिफिट। तो सर अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है क्या फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल रहा, नहीं सर, नॉट सो। बट सेकेंड फेज के अंदर धीरे धीरे इसको कवर किया। तो आफ्टर दैट आपने गेन्स रीड आउट करे, गेन्स या कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे रीड आउट करे लास्ट लेक्चर के अंदर। टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट, अच्छा पॉइंट है सर, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज देना। ये सर डिबेटेबल पॉइंट, पहली बात हो सकता होता लड़ाई भी पड़ सकती है इस पॉइंट पे। अल्टीमेटली जैसे हम नॉर्मली, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका, सब्सिडी देना, चलो ये तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है, मैं कह रहा हूं किसी तरह की सब्सिडी देना। सरकार आप लोगों को क्या देती है, सब्सिडी देती है। किसी भी तरह की सब्सिडी देना अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है या बुरी बात है। वर्ड लिखा हुआ है वर्चू और अ वाइस। वर्चू मीन्स अ गुड थिंग एंड वाइस मीन्स अच्छी बात नहीं है सर, ये तो उल्टा आपको ही क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है।
अब नॉर्मली जस्ट जनरली व्यू पॉइंट, इस पॉइंट को किसी से भी आप पूछ लो, हर पर्सन के अपने अपने व्यू पॉइंट होंगे। कोई कहेगा सर अच्छी बात है, एंड कोई कहेगा कि सर ये तो बुरी बात है। अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात क्यों है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए। वाई? क्योंकि सर गवर्नमेंट की ओर से, देखो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे आउट करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी कुछ हमारे लिए करना चाहिए। गवर्नमेंट भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें टाइम टू टाइम कुछ क्या करे, पे आउट करे, कोई किसी तरह से मदद करे, ताकि हम लोग नेक्स्ट आगे अपनी फार्मिंग अच्छे वे से कर पाए। चलो, बुरी बात कैसे? बुरी बात कैसे? सरकारी पैसा सब्सिडीज पे जा रहा है। सरकारी पैसा जिसका बैंक, अच्छा मे बी सर, मे बी सरकार अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रही है, इन लोगों को पालकर, इन लोगों को डिपेंडेंट बनाकर, मेन वर्ड डिपेंडेंट बनाकर, जो कि अच्छा खासा काम करके पैसा कमा सकते हैं, आप उनको सब्सिडीज बांट बांट कर अपने पे बर्डन क्यों बढ़ा रहे हो? और वैसे भी सरकार पे बर्डन थोड़ी बढ़ रहा है, सरकार का पैसा कहां से आ रहा है? हम लोगों की जेबों से। तो अगर सरकार दिवाला निकालेगी, किसका दिवाला निकलेगा? जनता का निकलेगा सर। कल को अगर मान लो सरकार का लोन है जी, जैसे मोस्टली पंजाब के ऊपर कितना लोन है, हर स्टेट के ऊपर अपना अपना लोन, क्लियर? अब सरकार वो लोन कहां से रिकवर करेगी? हम लोगों से ही करेगी, आप लोगों की जेबों से ही निकालेगी। कैसे? नए नए टैक्स लगाकर, नए नए फीस फाइन्स लगाकर, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे सर, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे, और पैसा क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। कमाल करती सर, पैसा मैं दे रहा हूं, पैसा मैं दे रहा हूं, उसका बेनिफिट मुझे नहीं, कोई और ले रहा है जिसको मिलना भी नहीं चाहिए, जिसको मिलना भी नहीं चाहिए। आपका कहते हैं बुरी बात नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है, सब्सिडी देना अच्छी बात है, बट उसको सब्सिडी दो जो पर्सन एलिजिबल है, जो पर्सन कैपेबल ऑफ रिसीविंग है। ऐसे ऐसे लोग सब्सिडियां ले रहे हैं जिन लोगों को तो उल्टा टैक्स पे करना चाहिए, तुम कह रहे हो सब्सिडी ले रहे। अब जो पर्सन 100 एकड़ ऑफ लैंड का मालिक है, 100 एकड़ ऑफ लैंड का मालिक बंदा सब्सिडी रिसीव कर रहा है, इसको तो उल्टा क्या देना चाहिए? टैक्स पे आउट करना चाहिए। इतनी जमीन, इतनी तगड़ी इनकम, और फिर भी सरकार से क्या ले रहा है? बेनिफिट ले रहा है, सिर्फ किस नाम से? एग्रीकल्चर नाम से। तो सरकार अपने पे बर्डन क्यों बढ़ा रही है? सर देना है तो उसको बेनिफिट दो जो सचमुच में लायक है, जिसको बेनिफिट मिलना भी चाहिए। और अपने इंडिया का सिस्टम तो ऐसे है जी, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको तो मिलता नहीं है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए सारा का सारा बेनिफिट ही वो खा रहे। तो इसीलिए सर ये क्या बन जाता है, बुक वाले खुद भी कह रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी इज अ वर्ड, क्या लिखा हुआ है? वाइडली डिबेटेड टॉपिक। क्योंकि पार्लियामेंट में भी सर ये सेशंस उठते हैं, पार्लियामेंट में भी सवाल उठते हैं कि पहले तो सर ये एग्रीकल्चर सब्सिडी को क्या करो? बंद करो। एंड ऑपोजिशन क्या कहती है? नेचुरली वोट बैंक के कारण, कि इनका वोट बैंक है कि नहीं जी नहीं, फार्मर्स की सब्सिडी बंद नहीं होनी चाहिए। ये डिबेटेबल, डिबेटेबल है, जितनी मर्जी लड़ाई चाहो उतनी लड़ाई हो सकती है इस पे, है ही पॉइंट ऐसा, है ही पॉइंट ऐसा। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स अटैच्ड होगी ना, पॉलिटिक्स अटैच्ड होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो सर, नहीं तो सर देखो, अपने आप में जो मेरा व्यू पॉइंट था, मैंने तो वर्चू भी कहा, मैंने तो वाइस भी कहा, क्लियर? लाइक हाँ जी, पढ़ना शुरू। एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज अ, यहां से नीचे, एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज अ, यस, एज अ वर्चू, अदर्स डिनाउंस इट, और उल्टा दूसरे क्या कहते हैं? एज अ वाइस। देखो जी, अपना अपना व्यू है, आप दोनों के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, हम तो अपना रिप्लाई दोनों के अकॉर्डिंग देंगे, क्लियर? यस, फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द व्यूज। पहली बात, सब्सिडी होती क्या है? साइड पे बॉक्स में पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द, मेन वर्ड अंडरलाइन, क्या लिखा हुआ है? मॉनिटरी असिस्टेंस। मॉनिटरी सर, नॉन मॉनिटरी नहीं है, मॉनिटरी पैसों में मदद, पैसों में आपको पैसे मिलेंगे। मॉनिटरी असिस्टेंस गिवन बाय, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, टू सस्टेन एंड एक्सेलरेट प्रोडक्शन एक्टिविटी। सरकार का, देख सिंपल सी बात, सरकार तो मदद कर रही है अच्छे व्यू के साथ। किस व्यू के साथ? कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सेलरेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बट सर यहां तो सब्सिडियां ले लेकर लोग अपनी फैमिली सेट कर रहे हैं, फॉरेन भेज रहे हैं,
तो बाबूजी पैसा किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यूज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, फिर तो सर सब्सिडी ना गलत बात है जी। फिर हमारी फैमिलीज को भी दो, सिंपल सी बात है जी, सब्सिडी फिर हमें भी दो। हमें किस बात के लिए क्यों नहीं देते आप? मिडिल क्लास का पर्सन, जो तो रिच क्लास है उनको तो मतलब ही नहीं, वो सब्सिडी ढूंढते फिरेंगे। और पुअर क्लास प्योर डिपेंडेंट किसके ऊपर कर रखे है तुमने? सब्सिडी के ऊपर। उनको पता है जी जिसका कोई नहीं है सरकार तो है, और सरकार को पता है ये हमारा वोट बैंक है, यहां से हमें क्या मिलेगी? वोट मिलेगी। जितनी पॉलिसीज बनती हैं सारी बना दो, कल से ये कहलवा दो बीजेपी ने ये करा, कांग्रेस ने आपके लिए ये करा, मतलब गिनाओ सर, इनको उंगलियों पे गिनाओ। और ये क्लास ऐसी है, ये पुअर क्लास ऐसी है, जो बेनिफिट सबसे ज्यादा देगा उसी को सारी वोट। और यूनिटी तो इनमें होती है, यूनिटी तो होती है, जहां सर जो ज्यादा बेनिफिट देगा वहीं उस बार की सरकार को क्या दे देंगे? वोट दे देंगे। अपने जैसा मिडिल क्लास कहां पे जाए? अपने जैसा मिडिल क्लास कहां पे जाए? हम सरकार को टैक्स तो जरूर दे रहे हैं, बट उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें तो किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिल रही। इसीलिए डिबेटेबल बन जाता है, इसी कारण डिबेट्स होती है। क्लियर? कैसे? जैसे नंबर 1 पॉइंट, पहले वाइस, सॉरी पहले वाइस पढ़िए जी। वाइस मीन्स नॉट अ गुड थिंग, बैड थिंग है, नहीं देना चाहिए आपको सब्सिडी। पहला पढ़िए, दोज हु डिनाउंस Public subsidy as a wise. The following objections. पहला, ह्यूज बर्डन ऑन, किसके ऊपर? गवर्नमेंट फंड्स। गवर्नमेंट अपना खुद का दिवाला खुद निकाल रही है, अपने पे बर्डन खुद क्रिएट कर रही है, और कुछ नहीं कर रही सर, हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर रही है। अब अल्टीमेटली, चलो बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जितने एग्रीकल्चरल लोन होते हैं, एग्रीकल्चर लोन जितने होते हैं, कोई भी सरकार आए, सबसे पहले आते सारी किसको माफ करती है? लो जी, पुराने एग्रीकल्चर लोन सारे माफ। किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया, वजह कोई हो, मे बी शायद पर्सनल इशू हो, जिसके कारण उसने सुसाइड करा, नाम क्या बन जाएगा? कर्जे के कारण एक किसान ने अपने आप को फंदा लगाया, कर्जे के कारण। कल से जी न्यूज आएगी सरकार ने क्या करा, सारे कर्जे क्या कर दिए? माफ कर दिए, या सबको इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए? डाउन कर दिए, या पार्शली पेमेंट वेव ऑफ कर दी। कितना लोन है? 50 लाख है, 10-10 लाख ऑफ। कोई नहीं जी, सरकार देगी। सरकार कहां से देगी ये तो बता दो, सरकार देगी कहां से? सरकार के पल्ले तो अपना कुछ नहीं है। सरकार क्या कर रही है? लोगों का पैसा उठा के किसको दी जा रही है? किसी पर्टिकुलर सेक्टर को दी जा रही है सर, और कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी सियानप नहीं है। आप अपना ही फाइनेंशियल बर्डन क्या कर रहे हैं? अपने पे इंक्रीज कर रहे हैं। किस बात का फाइनेंशियल बर्डन? जबकि सर नॉर्मल लोग तो भी कमाते हैं, खाते हैं। हाँ ठीक है, देना है उस पर्सन को दो जो वाकई ही कैपेबल, जिसकी वाकई मदद होनी चाहिए, उसको दो। ये क्या मतलब हुआ? सबका कर्जा माफ। ये क्या हुआ? सरकार कहां से पे आउट करेगी? वो नुकसान तो हमें होगा, वो नुकसान तो तेरी मेरी जेब से जा रहा है। अब पापा कहें जी नहीं सरकार तो अच्छा काम कर रही है, बताओ मेरी जेब से क्या जा रहा है? महंगाई, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो पेट्रोल डीजल के थ्रू आपको इतना टैक्स पे आउट करना पड़ता है, सर जेब तो तेरी भी जा रही है। आपा कहें जी मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, बढ़िया चीज है, देनी चाहिए सब्सिडी। वो अल्टीमेट बर्डन तो सर सरकार अपने पे नहीं डालेगी, वो कहीं ना कहीं से रिकवर कर लेगी। अब तेरे मेरे जैसे से रिकवर कर ली। अब जितना कोरोना में जितना एक्सपेंडिचर आया, ये तरह वैक्सीनेशन का आया, सरकार ने फ्री में लगाई है? फ्री में थोड़ी लगाई है, सारे के सारे रिकवर तो कर लिए। कहां से? पेट्रोल डीजल, सारी स्टेटों को बोल दिया। पहली बार स्टेट क्या सर, सेंट्रल लेवल से रेट महंगे कर दी, 100+ कर दिया। और सर डेली पता नहीं काफी टाइम हो चुका, अभी भी एट प्रेजेंट 90-96 के आसपास तो है एट प्रेजेंट भी जो रेट है। हो गया सर रिकवर तो कब का हो चुका, सरकार तो आगे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जितना एक्सपेंडिचर करा था, पहली बात तो ये तेरे करप्ट मंत्री सारे उस टाइम पे मोटा पैसा कमा गए, मोटा पैसा। मतलब ये मान लो इन लोगों की तो चांदी हो गई, चांदी का सोना ही हो गया, ये मान लो इतना मोटा पैसा बना के सारे के सारे। क्यों? सरकार ने क्या, कोविड में कौन सा कोई तुमसे पूछेगा, लो जी 100 बेड यहाँ लग गए वहां लग गए, कागजों में लगे हैं, कहीं नहीं लगे।
कागजों में लगे हैं, सारा का सारा फंड अंदर, सारा का सारा फंड। अब वही बात है सर, आप कुछ नहीं सर, आप अपना ही फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रहे हो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, अल्टीमेट लोगों पे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। हम लोग भी क्या करें सर, अपनी डिमांड्स है पूरी करनी पड़ती है मजबूरी में आके, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी, कौन क्या जवाब दे। पढ़िए, जैसे इट इज आर्ग्यूड दैट once the subsidies have served their purpose, yes if the technology is proven useful and is adopted widely, clear, subsidies should be phased out as they pay a huge burden on the government। करना है ना, आपने देनी है ना, दो सब्सिडी दो, स्टार्टिंग में मदद करो, बाद में हटा लो, बाद में हटा लो। पक्का ही खर्चा क्यों बांध रहे हो भाई, कि आपको हर महीने 5-5 हजार रुपए देंगे, किस बात का। आपने मदद करनी है, वन टाइम सपोर्ट करो, सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी प्रूव हो चुकी है, वो स्टैंड कर चुका भाई, अब तो कर, आप अपना काम खुद कर। ये क्या मतलब हुआ, जब तक जिंदा रहोगे तब तक 5,000 पर मंथ हम देते रहेंगे, 10,000 रुपए महीना देते रहेंगे, आएगा कहां से सर। पक्का ऑब्लिगेशन ना पकड़ो, ये जितना तुम फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पकड़ोगे ना, ये तेरे पे ही बर्डन क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सपोर्ट करनी है, वन टाइम सपोर्ट करो, स्टैंड करो, चलने दो उसको। और आप अपने पे पक्का ऑब्लिगेशन लेके बैठ गए कि हर महीने हम देंगे ही देंगे, कहां से दे दोगे सर, पॉसिबल ही नहीं। अब जैसे वही है ना, वोट्स के चक्कर में तुम लोग वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देते हो, पहले ये भी ध्यान रखला करो कि उस टाइम पे हमारे हालात क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, पैसे कितने हैं। एक बार तो गेम चल रही होती है, उसने कितना अनाउंस करा, 2,000, मैं 3,000 दूंगा, उसने कहा 5,000, मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा, वो दोगे कहां से। अब जैसे ये लेटेस्ट भी अपन पहले डिस्कस कर चुके, कहते जी 300 यूनिट बिजली के क्या देंगे, बिल्कुल माफ करें, बाद में मुकरने वाली बात आ गई, लोगों ने वही प्रदर्शन करे, भी ये तो झूठी है सरकार, ठीक है ना, इनका तो कोई फायदा नहीं है। अब चुपचाप जैसे तैसे एडजस्ट करके कर रहे हैं, करना पड़ेगा, बिकॉज तुमने मैनिफेस्टो में पहले कहा था, लोगों के सामने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। पहले वादा करने से पहले चेक कर लिया करो कि गवर्नमेंट के पास उतना फाइनेंस है, क्या गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू है कि वो उतना एक्सपेंडिचर कर पाएगी। बातें कर दी बड़ी बड़ी, बाद में जाके झूठे प्रूव हो गए, ये सर बुरी बात थी, फायदा क्या उस चीज का। नेक्स्ट आगे, जैसे एक और अगला पॉइंट सर, मेन चीज मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट, मतलब सर बेनिफिट का क्या किया जा रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा, एंड जिसको नहीं मिलना चाहिए वो सारे बेनिफिट। इतने इतने बुरे हाल हैं, अल्टीमेटली लिटरली बता रहा हूं, कोरोना टाइम में सरकार ने राशन बांटा ना, आप ये मानो बड़े बड़े घरों में भी वो राशन गया, जिन लोगों को शर्म तक आनी चाहिए लेते टाइम कि वो राशन किस पर्पस के लिए बट रहा है, और आपको लेना चाहिए। वो बट रहा था, वो किसके लिए, बिल्कुल पुअर क्लास, जिनकी रोज की रोटी बंद हो गई, दिहाड़ीदार बंदे, उन लोगों के लिए, डेली वेजर्स के लिए। और कौन कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है, लाखों की इनकम कमाने वाले। अब सर इसको तो आप क्या वर्ड कहोगे, मिस एप्रोप्रिएटेड ही कहेंगे, मिस एप्रोप्रिएटेड कहेंगे कि सर बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको बेनिफिट्स मिल रहे। क्यों, सबकी सब चेन बिकी हुई है, सबके सब बंदे क्या है, करप्टेड है, अपने अपने बंदों को बेनिफिट दे देते हैं, और जिसको नॉर्मल पब्लिक को मिलना चाहिए उसको बेनिफिट नहीं मिलता। ये चीज पढ़ो, द सब्सिडी इज नॉट ओनली benefit the farmers but also the input industry, बिल्कुल, like fertilizer industry. हाँ, Among farmers, the benefits of subsidies are mostly reaped by those in prosperous regions, clear, since the target beneficiaries are left behind। जो टारगेट होते हैं बेचारों को तो उनको तो मिलता नहीं, और जो मेन होते हैं वो अपना बेनिफिट ले जाते हैं, clear। so the target beneficiaries are left behind and there is no rationale, फिर तो सर कोई फायदा नहीं, there is no logic, rational means logic, कि सर फिर तो कोई लॉजिक नहीं है कंटिन्यूइंग करने में, सब्सिडीज देने में, फिर क्या फायदा। अब जो मेरा पर्टिकुलर टारगेट है कि इस बंदे को बेनिफिट देना, उसको तो मिला नहीं, किसी और को मिल गया, फिर सब्सिडी देने का फायदा क्या हुआ। आपने देखा तभी ये जनधन योजना के अकॉर्डिंग
बैंक अकाउंट्स क्या करवाए गए, ओपन करवाए। मोदी साहब ने तो कहा था, सच कहा था कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। साथ के साथ क्या हो गई, डीमोनेटाइजेशन हो गई। जब पहले अकाउंट ओपन करवाए, 2016 की बात है, मार्च अप्रैल में जनधन योजना अनाउंस करी, सारे गरीबों को जितने भी थे सबको क्या कहा, अपने अपने अकाउंट ओपन करवाओ, अकाउंट ओपन करवाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे। चाहे लालच दिया, वटेवर कहा, बहाने सिर अकाउंट तो ओपन हो गया। अकाउंट ओपन हो गया, बैंक में जाने लग गए, माड़ा मोटा पता तो लगा। और दूसरी मेन चीज, वो अकाउंट ओपन करवाने के बैकग्राउंड क्या रीजन था, सेविंग हर बंदा करता है, सेविंग हर बंदा करता है। अगर तेरा बैंक अकाउंट नहीं होगा, तुम सेविंग कहां करोगे, अपने घर पे रखोगे, कहीं इधर उधर छुपा के रखोगे। बट क्या वो पैसा मनी फ्लो में आएगा, क्योंकि वो पैसा कहां पे है, वो सर आपने इधर उधर कहीं ना कहीं छुपा रखे। आप कहते हो 4-5 हजार रुपया क्या बैंक में रखेंगे, इससे कौन सा कुछ हो जाएगा। ये 4-5 हजार नहीं, ऐसे कितने लोग हैं, कितना करोड़ों पैसा है जो कहां पे है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों में फंसा पड़ा। सबके अकाउंट ओपन करवाए, बैंकिंग की आदत डाल, देख चाहे 4 है, 5 है, 10 हजार है, कुछ है, बैंक में रख, तेरा ही है, हम कौन सा मुकर गए, तेरा ही है, जब मर्जी निकलवा दे। ऐसे करते करते करोड़ों की सेविंग जो घरों पे अनप्रोडक्टिव थी, वेस्ट थी, वो पैसा प्रोडक्टिव यूज में ले आए पैसा। कोई बात नहीं, पैसा मुकर थोड़ी रह देंगे, जब कह तो दिया, अकाउंट में एंट्री करके तो दिया कि आपके पैसे इतने हमारे पास पड़े हैं, प्रोडक्टिव यूज में आया। सेकंड थिंग, साथ के साथ क्या कर दी उसके बाद, डीमोनेटाइजेशन हुई। जितनी रिच क्लास थी, क्योंकि ट्रांसफर करवाने पे तो क्या थी, लिमिट थी या टैक्स था, कि अगर पुराना पैसा कन्वर्ट करवाना है तो मैक्सिमम लिमिट इतनी है। सबने क्या करा, अपने अपने एम्प्लॉयज, अपने अपने लेबर क्लास, सबने अकाउंटों में अपने अपने पैसे जमा करवा के क्या करवाए हैं डेली। मतलब ये लो, फैक्ट्री नहीं चली उस टाइम पे, फैक्ट्रियां नहीं चली उस टाइम पे, फैक्ट्री की लेबर आती जरूर थी, पर कहां खड़ी होती थी, बैंक की लाइन में। सुबह ही मालिक, दिल्ली की लिमिट आई थिंक सो 4000 थी उस टाइम पे, 4000 थी कि 4000 रुपए एक पर्सन कन्वर्ट करवा पाएगा। सबको सुबह 4-4 हजार के पुराने नोट लाइन में लगा के खड़े कर देना, क्लियर। और कन्वर्ट करके या डायरेक्टली जिन्होंने पैसा कन्वर्ट करवाया, कैसे करवाया, छोटी छोटी एंट्रियां आपके अकाउंटों में करवाई, वहां से फिर कैश विड्रॉल करे, आती लेबर तो भाग, पैसे अकाउंट में आए, भागी। कहता जी मोदी जी ने कहा था हमारा पैसा ही आपके अकाउंटों में पैसा आएगा, उन्होंने पैसा वापस ही नहीं करा। मतलब डीमोनेटाइजेशन में रिच क्लास को बहुत लॉस पड़ा, और वो भी उनको जिनका ये व्हाइट ब्लैक का चक्कर, जिनका तो स्टार्टिंग से ही व्हाइट में है, नंबर 1 का है, कोई इशू ही नहीं सर, कोई 1% दिक्कत नहीं आई, इजीली कन्वर्ट हुए पैसे। बट जिनका था 2 नंबर का पैसा स्टोर किया हुआ, छुपाया हुआ, वो सारा पैसा डेड हो गया। वही है ना सर, जिसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको तो बेनिफिट मिलता नहीं है। सर ब्लैक वालों को कहां से दिक्कत आएगी, व्हाइट वालों को आएगी, व्हाइट वालों को आएगी, ब्लैक वाले को तो क्या बोलते सर, उनका तो खुद का पैसा नहीं था, खुद का नहीं था, बट लगाव तो था बहुत, तो व्हाइट वाला है तो था ना, था तो उनका ही, बट गवर्नमेंट की नजर में वो तेरा नहीं था। मैं कह रहा हूं तू मुझे मेरे को आज 2 लाख रुपए दे जा है तो मेरा है, वो बात अलग है, पर मैं इजीली कन्वर्ट नहीं करवा पाऊंगा, क्यों, मैंने इसके ऊपर क्या नहीं दे रखा, टैक्स। अरे व्हाइट ब्लैक कुछ नहीं है, व्हाइट ब्लैक काला पैसा थोड़ी होता कोई, व्हाइट ब्लैक इन द सेंस जिसके ऊपर टैक्स आपने, गवर्नमेंट को शो नहीं करा, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दी कि मैंने ऐसे कमाया, दैट इज ब्लैक का। और उसके ऊपर मेन दिक्कत ही उसके ऊपर आई है, तू डायरेक्टली जाएगा कि ये पैसा कन्वर्ट कर दो, तेरे पूछा नहीं जाएगा ये पैसा आया कहां से, ना तो रिटर्न्स में, ना तो इनकम टैक्स में दिखाया, ना कहीं शो करा, नेचुरली सर वो दिक्कत आएगी। ये थिंग्स है। और जिसका व्हाइट का पैसा है, व्हाइट इन द सेंस इसने प्रॉपर अपनी रिटर्न्स भरी हुई हैं, प्रॉपर अपना सब कुछ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट बेस्ड ओके है, मैं आज लाइन पे जाके खड़ा हो जाऊं, लाख रुपए का 4 लाख कन्वर्ट करवाना करेगा क्यों नहीं, पूछना है, ये ले डॉक्यूमेंट, मेरा पैसा भाई, मैंने कमाया है, और इसके ऊपर बराबर मैंने क्या दे रखा है, टैक्स भी दे रखा है, कैसे मना कर दोगे सर, सही चीज थी ये। अब जैसे नेक्स्ट इज नंबर 3 क्या है जी, वेस्टफुल कंजम्पशन। पढ़ो, सब्सिडीज
do not allow market price to dictate the supply of goods and Yes. supplies at low price leads to wasteful consumption. और सर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, और सिंपल सी बात हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई अगर लो प्राइस पे होगी ना, लो प्राइस पे होगी तो लीड्स टू क्या होगा, वेस्टफुल कंजम्पशन। जैसे कि आप एक चीज समझो, सस्ती चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। पानी है, पानी अगर आपको पर लीटर वाइज मिलने लग जाए ना, पर लीटर वाइज एक एक बूंद भी आप सोच के क्या करो, यूज करो। अब कोई सोर्स नहीं है, अब चलता है मंथली, कि मंथली बिल कितना आएगा जी, मान लो 400 रुपए 500 रुपए, आप अभी परवाह नहीं करते। अब नॉर्मली चलो यहाँ पे तो फिर भी बिलिंग सिस्टम है, यहाँ हरियाणा चंडीगढ़ में तो फिर भी क्या है, बिलिंग यूनिट से पानी का भी क्या आता है, प्रॉपर बिल आता है। पंजाब साइड में है ही नहीं, सबकी अपनी अपनी क्या लगी हुई है, सबमर्सिबल लगी हुई है, अपनी अपनी मोटर लगी हुई है, जितना मर्जी पानी निकाल लो नॉर्मली। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है एट प्रेजेंट, आपको पता हो क्या सिस्टम है जी, हुड्डा वालों की ओर से या व्हाटएवर जो भी अथॉरिटी है उनकी ओर से पानी, सरकारी पानी आएगा, आपके डग में जाएगा, वहां से टंकी में जाएगा। डायरेक्ट रूट कोई नहीं है, मतलब वो जो पानी आ रहा है ना, सरकारी पानी, यहाँ मैंडेटरी है, कोई भी पर्सन यहाँ पे अपना सोर्स पानी का नहीं लगा सकता, सरकारी पानी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ये पता क्यों करें, बढ़िया चीज है, होनी चाहिए। पाइप लेके खड़े होते हैं, पूरी की पूरी गाड़ी धोने में पता नहीं कितनी टंकियां उड़ा देते हैं, क्यों, वेस्टेज। आधा घंटा चलती रहती है, और इवन अपनी तो धोली, साथ वालों को पूछेंगे हाँ भी धोनी है, आ जा तू ही ले। जैसे कार स्टेशन ओपन कर रखा है, अब यहाँ पे अब देख, पानी का क्या लगता है, यहाँ पे चालान भी कटता है, प्लस पानी का बिल भी आता है। बाल्टी देखिए आराम से साफ धो रहे हैं, देखिए कहीं पानी वेस्ट ज्यादा ना हो जाए। क्यों, ये सुबह सुबह सब चक्कर लगा रहे होते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले सब चक्कर लगा रहे होते हैं, किस बात के लिए, जहां कोई बंदा हमें मिल गया ना पानी की वेस्टेज करता, सीधा 5,000 का चालान। हर पर्सन को पता है, ये सर गलती से भी मत कर देना। और ये जो तुम्हारे कार स्टेशन वाले होते हैं, वर्कशॉप्स वाले होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है, इनका अलग लाइसेंस होता है कि ये पानी की इस तरह क्या कर सकते हैं, यूसेज कर सकते हैं, और इनका बिल भी काफी हाई होता है। इसीलिए तुम्हें पर वॉशिंग 250-300 नॉर्मली ये क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, इनका पानी का बिल बहुत है, और इनको लाइसेंस दिया गया तो यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल आज की डेट में कोई भी मार्केट में ओपन पानी की वेस्टेज करके दिखा दो, साथ के साथ आ जाएंगे 5-10 हजार का चालान काट दी, ये चीज। तो मतलब सर वही है ना, अगर नॉर्मल जो सप्लाईज हैं आपकी, अगर उनको अवेलेबल करवाओगे लो प्राइसेस पे, उसकी कदर नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। सस्ती चीज की तो वैसी वैल्यू नहीं होती, चीज महंगी हो ना, आप अभी थोड़ा सोच के क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इफ पढ़िए, वाटर इज सप्लाइड, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होगा किस बात का, कि वाटर इज क्या है, स्कार्स रिसोर्स। मतलब ही नहीं, मतलब क्यों नहीं है कि अल्टीमेटली सर अपना कौन सा बिल आ रहा है, अपना कौन सा कुछ जा रहा है, जितना मर्जी यूज करते रहो, और अगर 1 घंटा 1.5 घंटा मोटर एक्स्ट्रा चलती भी रही, क्या हो गया, मेरा कौन सा बिल आ रहा है। बट यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, आगे पढ़िए। एंड नीड्स टू बी रैशनली यूज, उनको मतलब नहीं कि रैशनली यूज होना चाहिए, वेस्ट हो रहा है होने दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो पर्सन अपनी व्हीकल धोने के लिए एक टंकी पूरी 1000 लीटर की खत्म कर देता है, उसको नॉर्मली मतलब क्या, बिकॉज सस्ता मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है, तो वैल्यू नहीं। अगर सरकारी पैसा लगने लग जाए, अगर टैक्स लगने लग जाए, फाइन लगने लग जाए, हर पर्सन सुधर के उसकी प्रॉपर क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। आगे चलिए। सिमिलरली subsidized on fertilizers and pesticides may lead to their excessive use causing environmental pollution। और दूसरी बात, वही बात है, तुमने क्या करा, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देनी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। सब्सिडी देने का मतलब क्या हो गया, फार्मर कैन इजिली अफोर्ड, एंड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऐसे हैं आज की डेट में, कोई वेजिटेबल, कोई आपने फ्रूट ग्रो करना है, दिनों में ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, जैसे मर्जी लगाओ ग्रो करो, सस्ते मिलने शुरू हो गए फर्टिलाइजर। जो चीज, वही बात आई ना, पहले तुम्हें मिलती नहीं थी तो कदर थी, अब मिलने लग गई इजी
तुम उसका गलत यूज करने लगे। अब क्या करने लगे, फर्टिलाइजर कौन देगा, सरकार दे तो रही है, लगाई जाओ, प्रोडक्शन निकाली जाओ, बेची जाओ, कोई हाइजीनिक है नहीं है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, मतलब ही नहीं। प्योर प्योर क्या चल रहा है अल्टीमेटली सर, मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ खेला जा रहा है। अब अपने नॉर्मली एट प्रेजेंट छोटी छोटी उम्रों में सर ये डिजीजेस लगने का कारण क्या, बच्चा सर पैदा बाद में होता है, पहले बीमारी आती है, कोई ना कोई, इवन छोटे छोटे 2-2 4-4 साल के भी हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आजकल कॉमन है। क्यों कॉमन है भाई, कुछ तो कारण होगा। जबकि वो बच्चे छोटे, वो तो घर का ही खा रहे हैं, वो कौन सा वो बाहर से खाना शुरू कर देंगे पहले 2 साल में, स्टिल फिर भी बीमारी हो रही है, क्योंकि जो कुछ भी जा रहा है वो भी मिक्सिंग है, वो भी हाइजीनिक नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहले जैसी डाइट नहीं रही, लोगों का व्यू पॉइंट एग्रीकल्चर में प्योर क्या हो चुका, पैसा हो चुका। अपने को मतलब नहीं है कि लोगों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बस पैसा कमाओ बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी कमाओ। तो ये तो सर था नेगेटिविटी कि सब्सिडी देना अच्छी बात नहीं है। तो कहता जी फिर ये भी बता दो वर्चू कैसे, गुड थिंग कैसे है, पढ़िए। द प्रोपोनेंट्स ऑफ, subsidies believe this is agriculture is a risky business in India. बिल्कुल Subsidies are needed. कहता जी एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस, रिस्की इन द सेंस क्या है, रिस्की मतलब एग्रीकल्चर रिस्की कैसे हुआ सर, डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल प्रोड्यूसर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जी, पता नहीं प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। अब देखो बाकी जाने मेहनत कर रहे हैं, कम से कम ये तो है कि आपको आपका प्रोड्यूस मिलेगा एंड वो मार्केट में बिकेगा और आप पैसा कमा पाओगे। कहते सर ये बंदे तो बिल्कुल ही मतलब अपने आप में क्या है, एट बॉर्डर हैं, किस बात के सर, ये तो है ही नेचर बेस्ड है। अब किसी बार मान लो मॉइस्चर सही नहीं हुआ, एनवायरमेंट ने साथ नहीं दिया, प्रोडक्टिविटी डेड हो गई, बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई, बर्फ गिरी है सर, अल्टीमेटली ये मान लो सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब ये तो सर रिस्की बिजनेस है। कहता नहीं सर सब्सिडीज होनी चाहिए, ये भी बेचारे क्या करें, ये भी क्या करें सर। अब जिस बंदे की मान लो सारी की सारी फसल खत्म हो गई, एक लास्ट सेशन की बात है, लास्ट ईयर की ही बात है, कुछ अगस्त या सितंबर में लगातार बारिश 3-4 दिन बहुत ज्यादा रही थी, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस थी। अब तो एंजॉय कर रहे थे कि यहाँ से बारिश पड़ रही है, बढ़िया, गर्मी बहुत है, ठीक है ना, चाय पकौड़े चल रहे हैं, वो बात है। बट फार्मर्स के माइंड में सबसे ज्यादा क्या थी, चिंता, कि इधर से लगी हुई है सर क्या, चावल, राइस। नेक्स्ट सीजन आपका जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे अब वीट था, अब सीजन कौन सा है, राइस का चल रहा है। इधर से तो जी पूरी पूरी फसल निकलने वाली है, ऊपर से 4 दिन हो गए लगातार तोड़ बार क्या चल रही है, बारिश चल रही है। अगर यही हालात रहे, सारा का सारा चावल गिर जाएगा, वो दाना निकल निकल के गिर जाएगा, क्योंकि तेज बारिश हो रही है। और कुछ एरियाज में तो क्या हुई सर, अल्टीमेटली बर्फ भी गिरी है, ओले छोटे छोटे से होते हैं वो भी गिरे हैं, वो तो वैसे ही नुकसानदायक है। अब एट दैट टाइम मैं अपने नियर बाई विलेज गया किसी काम से, वैसे ही अपन तो रिलीजियस पर्पस के लिए गए थे, वहां पे देखे जी बैठे सारे शांत से बैठे। मैं कहा वैसे तो बड़े मतलब साथ में बैठे होते हैं, मतलब बातें बूतें चल रही होती हैं, ये इस बार सारी शांत बैठे, क्या चक्कर हो गया। कहते जी अपने गांव की जितनी जमीन थी, तकरीबन 200 एकड़ आसपास जमीन थी लोगों की वहां पे, जिसमें से तकरीबन 140 एकड़ जमीन की फसल डेड, 140 एकड़ की। अभी तो मैं एक छोटा सा गांव उठा रहा हूं, छोटे से गांव की एग्जांपल ही, अगर ऑल ओवर काउंट करें इस छोटे से गांव में भी 200 में से 140 मतलब 70%, 70% क्या हुई, डेड हो गई। वो बंदे कहां पे जाएं, उस बंदे की इनकम का क्या करें, उस फार्मर की इनकम का क्या करें, वो किससे मांग के खाए बता, लोगों से भीख मांगे क्या। तो वहां पे सरकार स्टैंड नहीं करेगी तो कौन करेगी, समझ, वही बात है ना, पहले तो बुराइयां कर रहे थे, अब पॉजिटिविटी में चल रहे हैं सर। ये डिबेटेबल है, डिबेटेबल है, जिस तरफ कहोगे आप तो उस वैसा मूड बना के उसके अकॉर्डिंग करें। अब तो मैं थोड़ी सी हमदर्दी आ रही होगी, हाँ फार्मर्स के साथ तो गलत हुआ, पहले तो आप बड़ा कह रहे थे कि सर नहीं ये तो तब है ना, हाँ फिर देनी तो चाहिए ना, देनी तो चाहिए। और यूजुअली हर केसेस में हर साल कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आती, कोई बाढ़ आना, ठीक है ना, कोई किसी तरह की गलत ये होना,
अच्छा, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये भी होती है इंसेक्ट्स लगने की, जो फसल को कीड़ा लग गया। अब पीछे से एक नॉर्मल सी प्रैक्टिकल है, एक कीड़ा स्पेशल था, एक टिड्डी दल, जो मतलब पूरी की पूरी फसल ही खत्म कर देता था, खराब कर देता था। अब उस केस में जिस चीज का मान लो इलाज ही नहीं बना, एंड जितने में इलाज मिलेगा तब तक सारी फसल डेड। अब बताओ जी वहां पे क्या करें? अब सब्सिडी सरकार नहीं देगी तो और कौन देगी? सरकार ने सपोर्ट करेगी तो और कौन सपोर्ट करेगी? दिस इज द पॉइंट कि नहीं सर, सब्सिडीज मिलनी चाहिए। आगे चल, यस, इट इज आर्ग्यूड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स are poor and do not have sufficient means to purchase the required input. और सर हमारे तो आधे फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनके पास इनपुट परचेज करने के सोर्स भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्रॉपर अपने इनपुट्स क्या कर पाए, परचेज कर पाए। नेक्स्ट इज हेंस द नीड फॉर सब्सिडीज। और सर इसी कारण तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सब्सिडीज आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रोपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग Subsidies further argue if the subsidies are eliminated. यस द इनइक्वालिटी Between rich and poor farmers will expand. फिर तो सिंपल सी बात है जी, ये जो आप कहते हो ना कभी रिच एंड पुअर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कहता गैप तो सर आप डाल रहे हो। अगर सरकार लो इनकम वाले लोगों की मदद नहीं करेगी तो कल को हम गैप कैसे कवर कर पाएंगे? हम रिच एंड पुअर क्लास के इक्वल कभी कैसे हो पाएंगे? हम तो कभी ना हो पाए, क्योंकि रिच तो आज की डेट में भी क्या हो रहा है, रिच। तभी तो रिच क्लास के ऊपर टैक्स रेट्स क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि वहां से टैक्स लेकर, उनसे टैक्स लेकर किसको पे आउट किया जाता है? इन लोगों को पे आउट किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज कि सर अगर सब्सिडीज नहीं दोगे ना तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉमन 5 ईयर प्लान के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो नहीं अचीव हो पाएगा। सब्सिडीज दोगे तभी अचीव हो पाएगा। हमारे पास पहले बता, हम एक चीज बताओ, हम कितनी का आउटपुट दे रहे हैं? चल मानना आउटपुट दे भी रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट ही कितने का, ये भी तो बताना। हम बनाते हैं रॉ मटेरियल की वैल्यू ज्यादा होती है या फिनिश गुड्स की वैल्यू ज्यादा होती है? तो कौन सर, उनके साथ कंपेयर तो ना करो, हम कंट्रीब्यूट ही कितना कर रहे हैं वो भी तो देखो। आगे नेक्स्ट इज बिकॉज वाइल The rich can reap the benefits of new technology and the poor cannot, but sir poor ये benefits नहीं ले पाते। next is briefly we can say the need of the hour is not to lower subsidies। ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर subsidies को lower करो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सर the benefits of subsidies directed towards the intended beneficiaries। clear? हमारा तो ultimate motive ये है, डिबेटेबल है, आपको वर्चू भी रीड आउट करवाया, वाइस भी रीड आउट करवाया, एज पर द सिचुएशन है सर, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग सब्सिडीज दें या बंद करें, बट इट रिमेन्स डिबेटेबल, ये डिबेटेबल ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज जो हमारा मेन टॉपिक है सर आज का, दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। पढ़िए जी। सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ is possible only when its epicenter lies in the industrial sector। epicenter का मतलब क्या हुआ? काइंड ऑफ फोकस, मेन फोकस। एग्रीकल्चर सेक्टर बेशक तुम स्टैंड कर लो, बेशक तुमने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, क्लियर, और प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री को भी क्या करता है, हेल्प करता है। बट ये बात माननी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर परसेंटेज वाइज ज्यादा है बट जीडीपी वाइज कम, क्योंकि उनका प्रोडक्ट लो है, उनका प्रोडक्ट कम रेट वाला है। मेन प्रोडक्ट्स कौन बना रहे हैं? फिनिश गुड्स कौन बना रहा है? इंडस्ट्री। तो नेचुरली ये बेशक कम हो बट इनका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है? ज्यादा। तो मेन फोकस, जिस कंट्री का मेन फोकस, मेन एपिसेंटर कहां पे होगा? इंडस्ट्री में होगा, वो कंट्री से नेचुरली ग्रो करेगी। कैसे? इंडस्ट्रीज प्रोवाइड employment opportunities that are stable in comparison to those in agriculture। वो तो है ही सर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करती है? प्रोवाइड करती है, जो अपने आप में दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन है टू दोज इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है? बट इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, वहां पे तो सर आपको प्रॉपर जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड लोग खुश होकर क्या करते हैं? काम भी करते हैं, स्टेबल होके काम भी करते हैं। आगे, यस, सिंस द कॉलोनियल रूल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल रूल? ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल रूल मींस ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं। हैड लेफ्ट बिहाइंड अ वर्ड, क्या लिखा हुआ है?
डिकेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आपने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि सर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल के अंडर हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल क्या कर दिए थे, डिके, खत्म कर गए। क्लियर? आगे, बिसाइड्स अ ब्लीक एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब उस टाइम पे ना तो हम अपना पुराना बचा पाए और ना नया लगा पाए, जिसको तुमने क्या कहा था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री। तो सर ना तो मैं हैंडीक्राफ्ट बचा पाया, ना मैं प्रॉपर नेक्स्ट आगे न्यू इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री लगा पाया। आगे चलिए, यस, द प्लानर्स अकॉर्डेड high priority to industrial development. yes through the the 5 year plans। तो 5 year plans के अंदर मेन टारगेट किसको रखा गया, इंडस्ट्री को रखा गया कि नहीं सर जैसे तैसे करो बट इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को क्या करो, इंक्रीज। नेक्स्ट आगे, यस, इट वाज आल्सो recognized by the planners that industrial development needed a strong infrastructure base, requiring a massive investment. अच्छा, मैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत पैसा। आपने तो कह दिया मॉडर्न इंडस्ट्री लगाओ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कौन सी थी, वो तो हाथ से बनी हुई, उसमें कितनी कैपिटल आपको चाहिए होती है। बट ये तो सर कौन सी है, प्योरली मशीनरीज हैं, मशीनरी के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए। तुमने तो कह दिया कि सर इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री को क्या करो, इंक्रीज करो। इंक्रीज तो तब कर पाएंगे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। ले आओ इन्वेस्टमेंट, हम नई इंडस्ट्री लगा लेंगे। आगे, विच कुड be realized only through a direct and significant participation of the public sector. तो सर पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, एक चीज सोचो ना, 1950 में या उससे पहले आपकी जो इकोनॉमी थी वो तो क्या थी, स्टैग्नेंट का मतलब क्या था, रुकी हुई ग्रोथ या नोशनल। नाम प्राइवेट सेक्टर कभी पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पे किसको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार स्टार्ट करेगी ना, एक बार गवर्नमेंट पैसा फेंकेगी मार्केट में, मनी फ्लो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ऑल ओवर द इकोनॉमी आपका क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर पैसा लगाएगी तो देखते देखते प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट में क्या करेगी, एंटर करेगी, और एट प्रेजेंट आपकी जो मतलब उस टाइम पे मार्केट क्या है, स्टैंड कर जाएगी। यही तो मोटिव था। तो सारी कमांड किसके हाथों में दी गई, पब्लिक सेक्टर के हाथों में दी गई। तुम करो, तुम कोशिश करो जैसे तैसे होकर आप आगे आइए, क्योंकि आप अगर आगे आएंगे तो जाके प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिलेगी, अदरवाइज हमारा इंडिया वहीं का वहीं। तो प्लानर्स ने ये 5 ईयर प्लान्स के थ्रू अलग अलग साल में नए मोटिव लिए गए, रखे गए, तब जाके ये क्या हुआ, सक्सेसफुल। क्लियर? नेक्स्ट इज आगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और यू मे से फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। सर एक बात बताओ, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की ये मैं पॉइंट डिस्कस हो चुका, जो भी करके आए हो पीछे, कहते जी पब्लिक सेक्टर की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी थी, आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं कहा, आपने इन्हीं को पर्टिकुलरली क्यों कहा। पढ़िए वन बाय वन। अलोंग विद द नीड to develop industry हाँ, as the epicenter of growth, the planner and the politicians also realized that the process of industrialization could not be left to the किसके हाथों में, of supply and demand। मतलब किसके हाथों में, प्राइवेट वालों के हाथों में नहीं सौंप सकते। अपनी हालात गंभीर हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि अगर हमने, देखो हमें तो इतना पता जी, प्राइवेट वालों के हाथों में अगर दे दिया, या तो बहुत अप ले जाएंगे या बहुत, इनका कोई भरोसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो पहले ही स्टैग्नेंट है, हम तो पहले ही रिस्की हैं, हम होना चाहते हैं स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएट लेना चाहिए, इनके हाथों में नहीं दे सकते आप। आगे, यस, ऑल्सो इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। सर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में नहीं दे सकते। आगे, अलोन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। इसीलिए सर हमने बार बार जोर किस पे दिया कि पार्टिसिपेशन करवाओ, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करवाओ, क्योंकि जब तक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टेट की नहीं होगी, मतलब मेन लीडिंग हैंड किसको दिया, स्टेट को। तुम कंट्रोल करो, हाँ साथ साथ प्राइवेट कर ले, साथ साथ मिलकर चला लो, वो अलग बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी तो शुरू से ही है, मिलकर चला लो, बट मेन कमांड किसके हाथ में होगी, स्टेट के हाथ। आगे चलिए, यस, नंबर 1 इज सर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स कंसीडर किए गए, जो बार बार कहा गया, स्टेट को आगे लेके आओ, प्राइवेट को नहीं, स्टेट से पार्टिसिपेशन करवाओ। क्यों? नंबर 1 पहला वर्ड पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ कैपिटल। यस,
Industrial development in India needed a big push. Big push. A large amount of capital expenditure. बिल्कुल. At the time of independence, Tata and Birla were the only established industry houses. तब तो सर अपने सिर्फ टाटा एंड बिरला ही थे ना उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो फेमस थे अपने आप में. क्लियर. द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज, कल एक जगह की थोड़ी करनी है, वर्ड का लिखा हुआ है, कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना है. ये तो सर वाज फार बियॉन्ड एंड द कैपेसिटी ऑफ देयर इंडस्ट्रियल हाउसेस. बिल्कुल सर. अब टाटा बिरला, यार उस टाइम की बात कर रहे हो ना, आज की थोड़ी बात कर रहे हो. आज तो पूरा इंडिया फाइनेंस कर दे मिलके ही. आज तो मतलब इतनी ज्यादा मतलब ये होल्ड करके बैठे हैं, और अपने को तो रियलिटी में भी ये भी नहीं पता कौन कौन सी कंपनीज इनके अंडर आती है. मेजोरिटी बिजनेस खा चुके हैं आज के टाइम में. मेजोरिटी बिजनेस, रिलायंस तो स्पेशली, मतलब आप नाम बोलो प्रोडक्ट के, सर एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट में ये क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं. रिटेल चेन से लेके होलसेल चेन तक भी ये क्या हर सेक्टर में एंटर कर चुके हैं. अभी इनका नया प्रोजेक्ट भी, टाटा का भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है. अच्छा प्रोजेक्ट है अपने लिए, बट सर नॉर्मल लोगों के लिए जो ये अपन लोग मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं ना, काफी कॉस्टली होते हैं. ये अपने लेवल पे एक ऐप के थ्रू, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही, सारे के सारे क्या करेंगे, चेन कनेक्ट करेंगे. जैसे लोकल पर्सन ही उस चेन के थ्रू क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा एक अलग ब्रांड नेम से. सारे टेस्ट जो भी हैं फ्लैट रेट, जैसे लेटेड बी सर मान लो 100 रुपए के अंदर जो टेस्ट करवाना करवाओ, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट. अब नॉर्मल टेस्ट आप करवाने जाओ सर तो रेट ही बहुत ज्यादा है. डॉक्टर का खर्चा अलग और मेडिकल रिपोर्टों के खर्चे अलग है. कम से कम एक डॉक्टर को दिखाने जाओ 700-800 रुपए उसकी फीस है मिनिमम. 2000 के कम से कम वो टेस्ट लिखेगा, एंड 500-700 की कम से कम दवाई होएगी. मतलब तेरी एक छोटी सी बीमारी 3-4 हजार रुपए ले जाएगी. इन्होंने टेस्ट पार्ट का एक प्लान कर रहे हैं, सोचा इन्होंने, बता रहे थे एक बार नॉर्मली किसी न्यूज के थ्रू कि नेक्स्ट ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट इनका क्या है. और टाटा तो वैसे ही फेमस है, टाटा तो डोनेशन के लिए, रतन टाटा इज वेरी फेमस, द लेजेंड पर्सन अपने आप में, क्योंकि वो तो जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा तो वो क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं. दैट पर्सन इज द ट्रू पर्सन इन इंडिया एट प्रेजेंट. अब उनका अपकमिंग क्या है कि अपना लैब का काम ही खत्म करो, ऑनलाइन लैब्स. ऑनलाइन लैब्स जस्ट पे 149 रुपीज या 150 रुपीज, जो टेस्ट करवाना है करवाओ, एंड रिपोर्ट आपको ऑनलाइन जनरेट होगी. सैंपल कलेक्शन के लिए घर पे बंदा आएगा, कलेक्ट करवाया, या आपको नियरेस्ट अप्रोच करना होगा, आपका टेस्ट सिर्फ 150 रुपीज में, जिसके लिए आपको थाउजेंड्स पे करने पड़ते थे. अब सर ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, अपना तो फायदा है, क्योंकि आपका इस बिजनेस में नहीं है, आपका इस बिजनेस में नहीं है. बट जो पर्सन इस बिजनेस में है तो सर लॉस ही लॉस है, नेचुरली लॉस होगा. मतलब क्या करें सर, आप किसी को रोक थोड़ी लोगे. आप एक चीज बताओ, आप जिस टाइप ऑफ बिजनेस में हो, जिस इंडस्ट्री में तुम लोग हो, क्या तुम कॉम्पिटिटर को कभी रोक पाओगे? रोक ही नहीं पाओगे सर. अगले के पास कैपिटल है, अगले के पास दिमाग है, अगले के पास ह्यूमन कैपिटल है, किसी को रोक थोड़ी लेंगे. हाँ, अपने आप को कैपेबल बना सकते हो, वो आप देखो सर कैसे बनाओगे, वो आप देखो कि अगले साथ कंपटीशन कैसे करोगे. बट सर बिग शार्क एंड नॉर्मल फिशेस के बीच में क्या मुकाबला, सिंपल सी बात. तो सर उससे तो प्रॉफिट है किसको, जो जिसका हाँ उनको तो होगा, जो नॉर्मल लैब्स वाले, जो नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल एट प्रेजेंट लैब्स खुली हुई हैं, उनका क्या, वो तो क्योंकि सारा कस्टमर शिफ्ट किस पे करेगा, ऑनलाइन पे जाएगा. एट प्रेजेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एग्जांपल नहीं है क्या, एट प्रेजेंट अपने जितने डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ले तेरा स्विगी, इंस्टामार्ट आ चुका, नए ब्लिंकिट एंड ऑल, पता नहीं कितनी एप्स बन चुकी हैं. रेट ऊपर से डिस्काउंट दे रहे हैं, तू एमआरपी छोड़, ऊपर से डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो भी कोई पर्सन खुद आएगा लेके तेरे घर पे देके जाएगा, तेरी पेट्रोल की सेविंग. और एनी टाइम आजकल तो वो भी करने लग गई है कि 20 मिनट के अंदर सामान आपके घर पे पहुंचेगा. तेरे को और क्या चाहिए? कोई नॉर्मल दुकान पे जाएगा, गर्मी तो पहले इतनी पड़ गई, आप कहेंगे रहने दे यार, जोमेटो से मंगवा ले, या इससे मंगवा ले, उससे मंगवा ले, और ऊपर से क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा. सर धीरे धीरे रिटेल की जो मार्केट है, रिटेल की मार्केट जो है, इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये खत्म कर. अब इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में कब का हो चुका, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में जब ये नए तेरे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, जब नई साइट्स आई थी, बहुत सब नुकसान हुआ.
अब इलेक्ट्रॉनिक के केस में लाइक बात तुम अपने पे मान सकते हो, कोई भी मोबाइल अगर आपने आज के डेट में परचेज करना है, तुम पहले ऑनलाइन प्राइस चेक करके फिर दुकान पे जाओ, या इवन उसके सामने खड़े खड़े मॉडल नंबर कौन सा है देखो, पहले ऑनलाइन कितने का मिल रहा है, उसका कंपटीशन देख कितना हार्ड है, एंड इवन वो तुझे रेट कितना कोट करेगा इक्विवेलेंट टू दैट, जो तेरा ऑनलाइन शो हो रहा है ना उतना ही रेट तुझे वो कोट करेगा, हार्डली 50 रुपीज अप डाउन, 100 रुपीज अप डाउन। अब वो मार्जिन गए, जो पहले किसी टाइम दुकानदार कहते थे ना जी मोबाइल बेच के बढ़िया पैसे कमा लिए, अब गया, क्यों? ऑनलाइन प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव मिल रहा है, और ऊपर से डिस्काउंट दे देते हैं। हम डिस्काउंट कहां से देते हैं बताओ? आज की डेट में जितने मोबाइल्स वाले थे सबने काम मोबाइल्स का तो रखा हुआ है, साथ में एक्सेसरी में घुस गए। क्यों? एक्सेसरीज में पैसा बहुत, एक्सेसरीज में पैसा बहुत है, क्योंकि एक्सेसरीज ऑनलाइन भी वही रेट है, फिजिकली भी वही रेट है, बट आती बहुत कम रेट पे। ये तुम्हारे मोबाइल कवर्स एंड ऑल वट एवर जो यूज करते हो, अरे दिल्ली साइड किलो के हिसाब से मिलते हैं, जितने मर्जी उठा लो, और यहाँ पे बिकते हैं पीस वाइज। यहाँ बिकता है सर आपका, अब जिसने जी 50,000 का 1 लाख का मोबाइल लिया है, कम से कम वो 1,000-1,200 का कवर तो लेगा ही लेगा। वो 1,000-1,200 का कवर थोड़ी है, वो कवर ही कितने का, बहुत ही अगर अच्छा होगा 200-300 का होगा, ट्रिपल रेट में बिक रहा है। इतनी तो मोबाइल में कमाई नहीं जितनी कितने एक्सेसरी में। आज की डेट में देखना जितने होंगे सब जगह एक्सेसरी भरे पड़े होंगे, कवर ही कवर, या ईयरफोन्स वगैरह, और आजकल इसमें पैसा होगा, आजकल इसमें पैसा होगा, क्योंकि ये चीज मिलती है सस्ती, मोबाइल नहीं मिलता, मोबाइल नहीं मिलता। मोबाइल तो मैन्युफैक्चरर उसी रेट पे देगा ना, वो चाहे डायरेक्ट रूट से आए चाहे रिटेल काउंटर से आए, उसमें मार्जिन नहीं रहा। ये सारी थिंग्स है। तो सर जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, सिंपल सी बात है जी, बेनिफिट तो ले। अगर हम कहें हमारे सेक्टर में कौन सा रिस्क नहीं है सर, ऑनलाइन एजुकेशन कौन सा नहीं मिलती, एंड कौन सा कम रेट पे नहीं मिलती। मैं तो कह रहा हूं दुनिया बैठी है पढ़ाने की, दुनिया बैठी है सर, ये तो अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन की बात है। हमें कौन सा रिस्क है? हमें भी तो बहुत रिस्क है सर। अब लेट इट बी, जितने तुम्हारी ऑनलाइन एप्स वगैरह बनती हैं, बड़े ब्रांड्स जितने भी हैं, सारी हैं सर, सारी है। अब मैं कहूं जी मैं किसी को रोक लूंगा, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, बट मैं अपने आप को शायद कैपेबल कर पाऊंगा कि उसके बाद मैं उसके साथ मैं कंपीट कर सकूं, उनकी टेक्नोलॉजी उनके मटेरियल के साथ। मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा, उनको डाउनग्रेड नहीं कर सकते आप। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड द लास्ट एक बॉक्स, पहले इसको कंप्लीट करके सेकंड पॉइंट कल पढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली इट बिकम एसेंशियल, यस, for the state to achieve industrial growth through public sector undertaking, एक साइड पे वर्ड है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पढ़िए, पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू the business enterprises which are controlled and run by किसके द्वारा? गवर्नमेंट। these are largely driven by considerations of, वर्ड क्या लिखा हुआ है? सोशल वेलफेयर। ये तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारा। एंड प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? जो बिजनेस एंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड एंड रन बाय किसके द्वारा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड जो लार्जली ड्रिवन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमम। बट सर ये टॉपिक हमारा पेंडिंग रहा आज, नॉर्मल बीच में और कहीं निकल गए बार बार, बट स्टिल इंडस्ट्री, क्योंकि सर फैक्ट है जो आपके सामने इकोनॉमी की डिस्कस कर रहा हूँ, ये एट प्रेजेंट फैक्ट है। आप तो जो एनालाइज करते हैं वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अल्टीमेटली, कि और हमारे सिलेबस में भी मैक्रो लेवल का डिस्कस करना है सर, माइक्रो का थोड़ी। तभी तो बार बार आपसे इकोनॉमी लेवल की एग्जांपल ली जाती है कि अब छोड़ो सर, छोटा लेवल छोड़ो, बड़े लेवल की सोचो। हुआ पॉइंट क्लियर? सो इंडस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, बट बिफोर दैट आपके लिए एक टेस्ट में अनाउंस करूं। कमिंग मंडे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 IED 5 ईयर प्लान्स प्लस चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर, इस इंडस्ट्री से पहले वाला कमिंग मंडे आप लोगों का इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। सो प्रॉपरली प्रिपेयर करें, क्योंकि इस बार रिपोर्टिंग टू द पेरेंट्स होगी। क्लियर? पहले का नॉर्मल है, ठीक है, आप लोगों में से कईयों ने दिया नहीं, कोई एब्सेंट रहा, वॉट एवर द केस, बट अब ये वाला टेस्ट मैं पहले अनाउंस कर रहा हूं, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं। आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे आप लोगों का इस टॉपिक का क्या होगा? फाइनली टेस्ट होगा, क्योंकि मैं साथ साथ ये टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये ना हो कि मेरी ओर से कंप्लीट हो रहे हैं, आप बैक एंड से उसको साफ करते जा रहे हो। एक एक चैप्टर सही, बट साथ साथ टेस्ट आपके होते रहेंगे, ताकि ऑन टाइम ऑफ पेपर, एट द टाइम ऑफ पेपर आपके एश्योरेंस होगी, हाँ सर हमने एक बार ये करा हुआ है,
जस्ट एक रिवीजन कर, क्लियर हो कंसेप्ट। चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 इस इंडस्ट्री से पहले पहले मतलब एग्रीकल्चर वाला पार्ट क्लियर, जो मैं रिसेंटली डिस्कस कर चुका, एंड ईच एंड एवरी लेक्चर इज ऑन योर ऐप, अपडेटेड है, ये भी अपडेटेड होंगे। लगाइए, पढ़िए, सुनिए, डाउट आते हैं जितनी मर्जी बार, जितने मर्जी डाउट्स लीजिए, कोई 1% भी दिक्कत नहीं, क्लियर। बट कमिंग टेस्ट पहले आईईडी का हूं, एंड इतने में मेरे 1-2 लेक्चर्स में ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।